गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? वेरी गुड मॉर्निंग समर बेटा। बाकी लोगों को बोलते हैं जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं ताकि हम रिमेनिंग चैप्टर को जल्दी से आज वाइंड अप करें। तो फ्राइडे भी है। ओके वेल, गुड मॉर्निंग सारा बेटा। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा क्लास कल वाला हमने थोड़ा सा शॉर्ट सा रिव्यू लेते हुए आज हमने कुछ फैक्टर डिस्कस करने हैं जो वुंड हीलिंग को डिले करते हैं, एंड सेकेंडली हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वुंड हीलिंग के बारे में डिस्कस करना है, राइट? वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो हमने कल टिश्यू टाइप के बारे में डिस्कस किया था जिसमें हमने परमानेंट, स्टेबल और लेपाइल सेल के बारे में डिस्कस किया था। इसमें से कोई क्वेरी हो तो लेट मी आस्क। वेरी गुड मॉर्निंग रोज बेटा। समर जल्दी से आप लोग, समर आप कोई बात भी नहीं मानता, अभी तक स्टूडेंट ऑनलाइन नहीं हुए। वालेकुम अस्सलाम सना। सना आजकल हमने क्या पढ़ा था? ओके, वालेकुम अस्सलाम जैना बेटा। चिराबे बेटा, वालेकुम अस्सलाम। ओके समर बेटा, बस पता चल गया है कि समर आपकी बात कितनी क्लास मानती है। ओके, उनकी मर्जी है। ओके, इट विल डिसाइडेड इन द यूएचएस कि उनकी मर्जी कितनी है। रीजनरेशन और रिपेयर का पढ़ा था। ओके राबे बेटा, रीजनरेशन और रिपेयर का पढ़ा था। वेरी ओके, तो समझ आ गई थी सारा सारा बेटा? इफ यू आर लिसनिंग तो रिपेयर और रीजनरेशन में मेरा ख्याल है आपको समझ आ जानी चाहिए थी। अगर नहीं आई तो आज भी मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। ओके समर बेटा, वेल चलें, आप लोगों की आपकी बात 13 लोगों ने मान ली है। इट्स वेरी गुड एफर्ट फ्रॉम योर साइड। ओके, टिश्यू टाइप्स हम शॉर्ट से रिव्यू ले लेते हैं अनटिल अनलेस के बाकी के लोग ऑनलाइन हो जाएं। देन वी विल डिस्कस वुंड हीलिंग या हीलिंग ऑफ वुंड जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी टेंशन से हील आउट होता है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट वी विल आल्सो डिस्कस certain factors. It may be a local factors, it may be a systemic factors that will delay the wound healing, right? So make a short review of tissue types. In the previous lecture, as we have discussed, that we have a permanent cell, stable cell and labile cell, and permanent cells are known as Walaikum Assalam Tala, welcome. Permanent cell are also known as non-dividing cell, non-dividing cell, right? And we also discussed that the cells that are incapable of division, incapable of cell division or regeneration is known as permanent cells. Once they are destroyed, means there is a permanent loss. Walaikum assalam, ma'am, beta. And as Maria has also
Okay, and examples included like cardiomyocytes and instead of neurons या nerve cells, and also included as skeletal muscle cells. Okay, and second was stable cell. Stable cells are also known as quiescent cells. इनको हमने डिटेल में भी डिस्कस किया था. They have the ability to regenerate, but in certain conditions, like at the time of need. If there is a need, they can they can undergo a rapid cell division. फॉर एग्जाम्पल हमने लीवर को डिस्कस किया था, लीवर की रीजनरेशन के बारे में डिस्कस किया था, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस दैट इफ 60 to 70% liver is surgically removed or partial hepatectomy is done, then it can regenerate. Rapid cell division, exactly, beta. Okay, and we have also discussed that labile cells. Labile cells are also known as continuously dividing cell, and we have multiple examples. Like one was oral cavity, oral mucosa. Instead of that, we also discuss about the GIT, columnar epithelium of GIT, as well as हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के बारे में डिस्कस किया था कि बोन मैरो से एवरी टाइम प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल से हर टाइम सेल्स की डिवीजन हो रही होती है, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्लेवरी ग्लैंड. राबिया बेटा, एक्जैक्टली, वेरी गुड. Okay, or instead of that you can also add as biliary tract, और इंस्टेड ऑफ दैट हमने कुछ और चीज़ें डिस्कस की थी लाइक स्लेवरी ग्लैंड, पेंक्रियाज, बाइली ट्रैक में कोजा, शायद लिखा हुआ भी है, वेरी गुड. ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब्स है, यूरिनरी ब्लैडर्स हैं. तो एवरी टाइम देयर इज ए शेडिंग ऑफ सेल्स, हर टाइम शेड आउट हो रहे होते हैं, लेकिन साथ में रीजनरेशन हो रही होती है. तो हम उस रीजनरेशन के बारे में हमने ये कहा था कि देयर इज ए कंट्रोल ऑफ RBCs, exactly, Ravya beta, and we said that कि there is a control of cell growth, और उस control of cell growth के अंदर हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी. One was stimulatory factors या growth factors, stimulatory factors, and other one was inhibitory factors. And we also discussed that there is a balance between stimulatory growth factors and inhibitory growth factors while the shedding of the cells, either in the oral mucosa, either in the GIT, either in the cervix, whatever the location is there. But there are two types of factors. One are growth factors, stimulating factors, and other one is inhibitory factors. So there will be a balance between these two factors. Otherwise, if the growth factors will exceed the limit of inhibitory factors, then there will be uncontrolled growth. And once there is a uncontrolled growth, we can say there is a neoplasia, या neoplasm, कि abnormal growth is there. तो abnormal growth अगर है तो ultimately we can say कि there is a neoplasia or cancer है. So that's why the balance between growth factors and inhibitory factors is very very important, right? तो ये चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी. ओके, वेल, इंट्रोडक्शन में हमने हीलिंग और रीजनरेशन और रिपेयर के बारे में डिस्कस किया था. abnormal फैक्टर्स होती हैं डेफिनेटली, पूरा तो लें बेटा, ऐसे ही होता है. ओके, तो रीजनरेशन की एग्जांपल्स में हमने चीज़ें डिस्कस की थी, जिस तरह आप लोगों ने स्टारफिश के एग्जांपल दी थी कि अगर उसका कोई इम्प्यूटेड लिम्ब रिमूव हो जाता है या कट ऑफ हो जाता है ड्यूरिंग फाइटिंग, तो दैट इम्प्यूटेड पार्ट विल बी रीजनरेटेड. एंड अदर एग्जांपल्स वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लीवर की रीजनरेशन थी. इंस्टेड ऑफ दैट वी आल्सो हैव डिस्कस अबाउट कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया, राइट? ओके, so moving towards the lecture, 3 question है chapter 2 में से. Sure beta, you can ask me from the chapter 2, that is acute inflammation. If I'm not wrong, ये cell injury से है बेटा, cell injury से है, acute inflammation से है. सेकंड पे हमने सेल इंजरी और अडाप्टेशन के बारे में डिस्कस किया था. लेट मी कंफर्म फर्स्ट कि आपने सेल इंजरी से पूछना है या एक्यूट इन्फ्लेमेशन. ओके, क्वेश्चन पूछें जो भी है, जहाँ से मर्जी पूछना है पूछे सारा जल्दी से. सर फेज ऑफ रिपेयर पढ़नी है. ओके, फेज ऑफ रिपेयर बेटा पढ़ लेती हैं. लेट मी आंसर द क्वेश्चंस ऑफ मिस सारा मोरिस. सेल इंजरी, श्योर बेटा, पूछें जल्दी पूछें.
और सेल इंजरी वाज थर्ड चैप्टर, सेल इंजरी वाज सेकंड। हाँ, सेल इंजरी बेटा जहाँ से मर्जी पूछ लें, जो हमने चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं उसमें से जब आप मर्जी पढ़ते हैं, इधर यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। किसी चीज़ की समझ नहीं आती किसी टाइम भी पूछें बेटा, लेकिन मैं रिप्लाई तब करूँगा जब मैं फ्री होऊंगा। ओके सारा जल्दी पूछें बेटा, टाइम बहुत शॉर्ट है, वो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है आज। और न्यूक्लियर चेंजेस में नेक्रोसिस में कैरियोहेक्सिस की डेफिनेशन डिफरेंट है और रिवर्सिबल सेल इंजरी में डिफरेंट है। सेल ओके बेटा, न्यूक्लियर चेंजेस में नेक्रोसिस में कैरियोहेक्सिस की डेफिनेशन डिफरेंट है और सेल ओके बेटा, पहली तो चीज़ ये है कि जो सेल इंजरी है, देयर इज टू टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। लिसन, मैं आपको अभी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है उसके अंदर न्यूक्लियर चेंजेस आती हैं, जिसके अंदर कैरियोएक्सिस, कैरियोलाइसिस और पिक्नोसिस है, तीन चीज़ें हैं, ठीक है। अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी है तो उसके अंदर तो न्यूक्लियर चेंजेस इतनी आती नहीं है। ओके बेटा, पिक से सेंड कर दें मुझे, मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको। कैरियोएक्सिस की डेफिनेशन डिफरेंट है और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में डिफरेंट है। ओके ओके, श्योर श्योर बेटा, आई एम वेटिंग। बेटा जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है उसमें तीन तरह की चेंजेस आती हैं, न्यूक्लियर चेंजेस आती हैं, उसके न्यूक्लियर चेंजेस के अंदर कैरियोएक्सिस, कैरियोलाइसिस और पिक्नोसिस आती है, और दूसरी आती है साइटोप्लाज्मिक चेंजेस। और नेक्रोसिस में क्या है बेटा? नहीं लेने यार। बाज आ जाए बेटा, बाज आ जाए। अब बेटा आपने जो मुझे पिक शेयर किया है, स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उसमें आपने बताया है कि पिक्नोसिस की पिक्नोटिक न्यूक्लियस में ब्रेकअप इनटू न्यूमरस स्मॉल न्यूमरस पार्टिकल्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड कैरियोहेक्सिस। अच्छा, और सेल और निक्रोसिस में क्या है? निक्रोसिस में ओके, डोंट वरी बेटा, is there pycnotic nucleus may break up into numerous small particles. This process is called karyoexis. Pycnotic nucleus may break up into numerous small particles. The process is called karyoexis.
और इसे उसकी कहना था, कैरियोलाइसिस की कहना था कि जो है ना नेक्रोस इरिवर्सिबल जो फीचर्स हैं इंजरी के, इरिवर्सिबल इंजरी के जो फीचर्स है उसमें जो कैरियोलाइसिस है उसमें उसने लिखा है कि जो न्यूक्लियस की जो लाइसिस है विदाउट पिक्नोसिस होती है, लेकिन जो दूसरा वाला है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो पिक्नोटिक सेल है उसकी होती है क्या उसको कहते हैं लाइसिस। तो ये कंफर्म करना बेटा पिक्नोटिक सेल की ही लाइसिस होती है। वंस द सेल इज पिक्नोटिक उसकी लाइसिस हो रही होती है। अगर पिक्नोटिक सेल पिक्नोटिक न्यूक्लियस बना ही नहीं है तो स्मॉल पार्टिकल के अंदर वो डिवाइड ही नहीं होगा। जब न्यूक्लियस की पिक्नोटिक होएगी ना पिक्नोटिक न्यूक्लियस बनेगा, उसके बाद अगर वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक हो रहा है तो उसको कहा जाता है कैरियोएक्सिस। और जब उस पिक्नोटिक न्यूक्लियस की लाइसिस हो रही होती है तो उसको कैरियोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, बाकी सारा इंशाल्लाह मैं लेटर ऑन आपको क्लास के बाद ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। नथिंग टू वरी, में आप ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, हम व्हाट्सएप ग्रुप में ना उसमें डिस्कस कर लेंगे। नथिंग टू वरी, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि नेक्रोसिस में क्या हो रहा होता है और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के क्या अंदर क्या हो रहा होता है। ओके 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 ओके, ठीक है। मैंने आप लोगों को कमेंट्स सभी देखी हैं। वेल ओके, कंट्रोल ऑफ टिश्यू ग्रोथ, सेल प्रोलिफरेशन, टिश्यू ग्रोथ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था ऑप्सो, और इसकी एग्जांपल्स भी हमने कर ली थी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये चीज़ें वो हैं, लीवर रीजनरेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग काइंडली करेक्ट मी। ओके, ये हमने स्कार फॉर्मेशन के स्टेप्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे, जिसमें इन्फ्लेमेशन था, एंजियोजेनेसिस था, माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट था, स्कार फॉर्मेशन थी और कनेक्टिव टिश्यू रिमॉडलिंग थी। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू रिमॉडलिंग आप कह सकती हैं, ये इसमें जो स्कार बन चुका होता है ना, उसको आप ये कह सकती हैं कि एट द एंड उसमें स्ट्रेंथाइल होना होता है ताकि वो रिमूव किया जा सके। इन्फ्लेमेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि देयर विल बी इन्फ्लेमेटरी एडिमा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और दूसरा में एंजियोजेनेसिस में हमने ये कहा था कि जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है उनकी इनग्रोथ होती है, और इनग्रोथ होने के बाद वहाँ पे न्यू कैपिलरीज बन रही होती हैं, जिसको हमने एंजियोजेनेसिस का नाम दिया था। तीसरी कंडीशन में हमने ये कहा था कि देयर विल बी रिलीज ऑफ फिब्रोनेक्टिन एज वेल एज फ्लोजिनाइजेशन। फोर्थ पे हमने कहा था कि जो स्कार है वो फॉर्म हो चुका होता है, तो उसमें जो रोल ऑफ फिब्रोब्लास्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एट द एंड हमने कहा था कि कनेक्टिव टिश्यू से रिमोल्डिंग होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू से रिप्लेस हो रहा होता है, ये स्ट्रेंथनिंग उसकी हो रही होती है, साइज ऑफ स्कार कम हो जाता है उसमें। एग्जैक्टली रिमोल्डिंग में बेटा साइज ऑफ स्कार रिड्यूस हो जाता है, और उसके अंदर जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनका जो मैसेज कन्वे होना होता है, ये जो ब्लड सप्लाई है वो भी डिक्रीज हो जाती है, जिसके रिजल्ट में उसके अंदर एट्रोफिक चेंजेस आती हैं। वेल ओके, ये वो चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस कर ली थी। वीईजी क्या था? वीईजीएफ बेटा था वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स। ये एब्रीवेशन लिखे हुए हैं कुछ, ये हमेशा याद रखिएगा, और ये जो पेपर बना होगा ना उसके अंदर भी इसी तरह की एब्रीवेशन आ जाती हैं, लाइक VEGF क्या है या FGF क्या है। FGF है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स हैं, और इसके अलावा एब्रीवेशन में और आ जाता है EGF क्या है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स है। ठीक है, तो इस तरह के अगर कहीं पे एब्रीवेशन आ जाते हैं तो यू कैन आस्क मी। ओके, ये फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। स्कार फॉर्मेशन, प्रोलिफरेशन, मैच्योरेशन ऑफ स्कार्स, ये रिमॉडलिंग, ठीक है, रिकवरी। ओके, ये चीज़ें हम कल डिस्कस कर रहे थे मेरा ख्याल है, तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द स्किन वुंड टू अचीव इट्स मैक्सिमल स्ट्रेंथ? पहली चीज़ तो है कि आप डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंजरी,
कि इंजरी कितनी हुई है। अगर इंजरी थोड़ी सी हुई है तो अल्टीमेटली जल्दी रिकवर कर जाएगा, लेकिन अगर इंजरी 70 to 80% हुई है तो अल्टीमेटली वो 3 मंथ ले जाएगा। Collagen types 1 form a major portion of connective tissue in repair sites and are essential for the development of strength in the healing bones. Definitely collagen very important है। अगर कोलेजन किसी वजह से ज़्यादा secrete हो रहा है, और ये secrete कहाँ से होता है? पहली चीज़ तो ये है कि जो कोलेजन होता है एक्सेसिव अमाउंट में अगर secrete हो गया है तो that will lead to keloid formation। और मैंने एंड पे पिक भी डाली हुई कि keloid होता कैसे है। इसके अलावा बेसिकली ये ग्रेनुलेशन टिश्यू से ही सिक्रीट हो रहा होता है, और फिब्रोब्लास्ट बुक के अंदर ये भी मेंशन है कि फिब्रोब्लास्ट भी इसको सिक्रीट कर रहे होती हैं। बोन स्ट्रेंथ reaches about 70 to 80% of the tensile strength of unbounded skin by 3 months. Okay, and the recovery of tensile strength results from the excess of collagen synthesis or collagen degradation during the first 2 months of the healing and later the structural modification of collagen fiber. Okay, बेटा होता क्या है इसके अंदर कि जो रिकवरी ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये बेसिकली फाइनल स्टेज ऑफ स्कार फॉर्मेशन भी आप इसको कह सकती हैं। यू कैन आल्सो से दैट इट्स द फाइनल स्टेज ऑफ स्कार फॉर्मेशन। इसके अंदर जैसे आप पहले बता रहे थे, रावे बता रही थी कि जो सेल का साइज है ना वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वुंड के स्मॉल है, लार्ज है, एक्सटेंसिव इंजरी हुई है, कितनी अमाउंट में इंजरी हुई है, तो क्या करेगी कि वहाँ पे जो कोलेजन था वो कमूलेट हो जाता है। और कोलेजन एक एडहीजन का काम कर रहा होता है। बेसिकली जिस तरह एक एल्फी काम करती है ना दो जगहों को मिलाने के लिए, सेम कोलेजन भी वही काम कर रहा होता है, मैश बना रहा होता है बिटवीन द टू सरफेसेस, टू इंजर्ड सरफेसेस। उसके बाद क्या होता है कि जो स्कार्स होता है ना उसकी कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। कंट्रैक्शन होने के साथ उसके अंदर एट्रॉफिक चेंजेस आती हैं। जैसे एट्रॉफिक चेंजेस आएंगी ना, एट्रॉफिक चेंजेस आने के रिजल्ट में उसकी तरफ जो कैपिलरी ब्लड सप्लाई थी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जो नर्व सप्लाई थी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और एट द एंड जो स्कार है वो मिच्योर होने के बाद उस एरिया से रिमूव होना शुरू हो जाएगा। अगेन डिपेंडिंग ऑन जो स्कार है वो कितना बड़ा है। अगर स्मॉल स्कार है तो वो विद इन डेज, इवन विद इन अ वीक रिमूव हो जाता है, लेकिन अगर लार्ज है तो मंथ तक लेके चला जाता है, और अगर लार्ज है तो वो मोर देन 3 मंथ तक चला जाता है। ओके, आज का हमारा ये लेक्चर है बेटा के फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वुंड हीलिंग, जिसके अंदर सिस्टेमिक फैक्टर्स हैं, लोकल फैक्टर्स हैं। आप लोगों को ये मेरा ख्याल है फैक्टर्स बहुत अच्छी तरह पता है। व्हाट यू से? तो इसके अलावा हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वुंड हीलिंग के बारे में डिस्कस करना है, और वुंड हीलिंग की कॉम्प्लिकेशन भी इसमें मेंशन की हुई है कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं, वो लेटर ऑन हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बेटा सिस्टेमिक फैक्टर से एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम आ सकता है। अब बेटा जो न्यूट्रिशन है इसमें मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं, सिर्फ विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होती, इसके अलावा जिंक डेफिशिएंसी भी हो सकती है, विटामिन सी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। कोई हम एक विटामिन सी को नहीं ले सकते। अच्छा, विटामिन सी करती क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि चलिए बेटा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि विटामिन सी जो डेफिशिएंसी है ये कोलेजन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। इसलिए कोलेजन फाइबर की सिंथेसिस के लिए यू कैन आल्सो से कि विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इसेंशियल। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ये क्या करेगी बेसिकली कि जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं उन्होंने कोलेजन को प्रोड्यूस करना होता है। अगर विटामिन सी डेफिशिएंसी होगी तो फिब्रोब्लास्ट कोलेजन को प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। अगर कोलेजन प्रोड्यूस नहीं होगा तो दैट विल लीड टू डिलेड वुंड हीलिंग या पुअर वुंड हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, द पॉइंट इज दैट कि अगर विटामिन सी डेफिशिएंसी होगी तो अल्टीमेटली देयर विल बी इनहिबिशन इन द कोलेजन सिंथेसिस। अगर कोलेजन सिंथेसिस नहीं होगी तो वुंड हीलिंग विल बी डिलेड और पुअर वुंड हीलिंग विल एग्जिस्ट एट दैट पार्ट। ओके, दूसरी कंडीशन बेटा न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है ओके,
प्रोटीन डेफिशिएंसी की बेटा बात कर रहे थे कि प्रोटीन कहीं पे भी अगर वूंड हुआ है उसमें इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि क्योंकि जो प्रोटीन टिश्यू, राइट, कि बिल्डिंग ब्लॉक्स मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, या एक और प्रोटीन की अमाइनो एसिड की फॉर्म में, आई फॉरगेट इट्स नेम, ग्रेनुलेशन इशू है, और जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो नहीं होगी। अगर ये दोनों प्रोडक्शन नहीं होगी तो उसके रिजल्ट में भी जो स्कार स्ट्रेंथन हो रहा था वो स्ट्रेंथन नहीं होगा। सी डेफिशिएंसी की ब्लड वेसल्स फ्रेजाइल हो जाती हैं तो इनका कोलेजन एग्जैक्टली सारा बेटा ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक अमाइनो एसिड का नाम था, आई फॉरगेट दैट अमाइनो एसिड। अच्छा चलें, खैर याद आएगा तो आपको बता दूंगा। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी में बेटा मैं ये बता रहा था कि ग्रेनुलेशन टिश्यू और कोलेजन की प्रोडक्शन डिले होना शुरू हो जाएगी। दो चीज़ें हो गई, वन वाज प्रोटीन डेफिशिएंसी और मिथ्योनिन। वेरी गुड ड्रॉप या एग्जैक्टली मिथ्योनिन ही है। मैं सोच रहा था कि नीन से है, पीछे क्या है। ठीक है, मिथ्योनिन ही है बेटा, अमाइनो एसिड्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द वुंड हीलिंग। एग्जैक्टली, ओके, वेरी गुड, रियली अप्रिशिएटेड आवर बेटा। विटामिन सी हो गया, इसके अलावा प्रोटीन्स हो गया। इंस्टेड ऑफ बेटा जिंक डेफिशिएंसी भी हो जाती है। अगर जिंक डेफिशिएंसी हो गई तो मोस्टली ये भी वुंड हीलिंग को डिलेड कर सकती है या इम्पेयर्ड कर सकती है। जिंक के लिए बेटा इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन जिंक। अगर जिंक डेफिशिएंसी होगी तो डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तो दैट विल आल्सो लीड टू डिक्रीज्ड वुंड हीलिंग या डिलेड वुंड हीलिंग। न्यूट्रिशन के अंदर बेटा हमने तीन चीज़ें डिस्कस की हैं। वन इज विटामिन सी डेफिशिएंसी, अदर वन इज जिंक डेफिशिएंसी एंड थर्ड वन इज प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने एक विटामिन सी ही मेंशन किया हुआ है, बाकी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप वो भी लिख देते हैं तो वो भी थोड़ा अच्छे इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, ओके, सेकेंड वन इज मेटाबॉलिक स्टेटस। अब मेटाबॉलिक स्टेटस के अंदर बेटा और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। मेटाबॉलिक स्टेटस के अंदर लाइक कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, नॉट स्पेशली डायबिटीज मेलाइटस, एंडोक्राइनिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं कोई भी। अच्छा, डायबिटीज मेलाइटस है तो मीनिंग टू से हम कह रहे थे कि मेटाबॉलिक स्टेटस या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है तो उसमें डायबिटीज मेलाइटस है। अब डायबिटीज मेलाइटस ये हमने इंशाल्लाह पढ़ना है। डायबिटीज मेलाइटस को कैसे होती है, एंडोक्राइनिक डिसऑर्डर कैसे है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैसे है, ये सारी चीज़ें हम ये जो आपका एक दो चैप्टर और करने के बाद इंशाल्लाह हम सिस्टम की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो मेटाबॉल डायबिटीज़ अगर हो गई है, सपोज किसी जगह पे इंजरी हो गई है, तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहता है। पहला आंसर ये है कि जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहता है ना तो वो क्या करता है, वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, इधर बैक्टीरिया है, वायरसेस है, मोस्टली जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो ग्लूकोज के लेवल को एज ए मीडियम यूज़ करते हैं और अपनी ग्रोथ बढ़ा लेते हैं, उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इसलिए इसलिए जो डायबिटीज़ होती है ड्यूरिंग इंजरी, ड्यूरिंग वुंड हीलिंग, ये कहा जाता है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। वेल, इसके अलावा बेटा क्या करते हैं कि अगर पेशेंट्स है जिसके जो डायबिटिक है तो उसके अंदर जो फेगोसिटिक एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। फेगोसिटिक एक्टिविटी बेटा इसलिए रिड्यूस होती है क्योंकि उस एरिया के अंदर कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज हो रहे होते हैं। इंजर्ड साइड से ना साइटोकाइंस भी रिलीज होते हैं, कीमो अट्रैक्टेंट्स भी रिलीज होते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना उनके अंदर जो रिलीज ऑफ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं या कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। जब वो रिड्यूस होंगे तो क्या करते हैं कि न्यूट्रोफिल को अट्रैक्शन कम होती है। न्यूट्रोफिल जितनी कम अट्रैक्टिव होंगे तो उतनी फेगोसिटिक एक्टिविटी विल बी रिड्यूस्ड। सो यू विल काट माय पॉइंट ना बेटा। मैंने ये बताया कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होएगा ये डायबिटिक टिश्यू होएगा
तो उसके अंदर इंजर्ड एरिया के अंदर नॉर्मली कीमो अट्रैक्टेंट और साइटोकाइन रिलीज हो रहे होती हैं डैमेज टिश्यू के अंदर से। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स है उसके अंदर से जो कीमो अट्रैक्टेंट हैं या साइटोकाइंस हैं वो उनकी प्रोडक्शन रिड्यूस हो चुकी होती है। अब जैसे ही कीमो अट्रैक्टेंट की प्रोडक्शन रिड्यूस होती है या डिक्रीज होती है तो कीमो अट्रैक्टेंट ने न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करना होता है, माइक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करना होता है, डब्ल्यूबीसीज को अट्रैक्ट करना होता है ताकि उस एरिया से सेल डेब्रीज को रिमूव किया जा सके, फेगोसाइटोसिस की जा सके। लेकिन लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट्स है तो उनके अंदर जो कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं या कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं वो रिड्यूस हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल की अट्रैक्शन, माइक्रोफेजेस की अट्रैक्शन, डब्ल्यूबीसीज की अट्रैक्शन कम होती है और उसके रिजल्ट में फेगोसिटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर फेगोसिटिक एक्टिविटी कम होएगी तो अल्टीमेटली वुंड हीलिंग विल बी डिलेड। गॉट माय पॉइंट नाउ? ओके, इसके अलावा बेटा ये होता है कि फॉर फेगोसाइटोसिस एक्जैक्टली हमारा बेटा, इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जिस तरह माइक्रो एंजियोपैथी लिखा हुआ है, डायबिटीज़ के रिजल्ट में माइक्रो एंजियोपैथी लिखा हुआ है। अब जो ग्लूकोज का लार्ज मालिक्यूल होता है ना, ये जो स्मॉल वेसल्स होती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको ब्लॉक करना शुरू कर देता है। अब जिस एरिया के अंदर एंजियोजेनेसिस हो रही होती है, न्यू ब्लड वेसल की फॉर्मेशन हो रही होती है, वहाँ पे स्मॉल कैपिलरीज की बडिंग हो रही होती है। तो जो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हैं उस एरिया के अंदर जाके वो जो एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस है उसको डिक्रीज कर देते हैं। जब एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वुंड हीलिंग विल बी डिलेड, क्योंकि उस एरिया तक ना न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं, ना उस एरिया तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, ना उस एरिया तक माइक्रोफेजेस पहुंच रहे हैं, इसलिए वहाँ पे वुंड हीलिंग विल बी डिलेड। ठीक है, दो चीज़ें मैंने बता दी हैं। वन वाज दैट कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। दूसरा बेटा मैंने ये कहा है कि फेगोसाइटोसिस रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू रिडक्शन इन द कीमोटैक्टिक या कीमो अट्रैक्टेंट दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम द टिश्यू, डैमेज टिश्यू। तीसरी कंडीशन बेटा मैंने ये बताई है कि एंजियोजेनेसिस होना शुरू हो जाएगी, माइक्रो एंजियोपैथी होना शुरू हो जाएगी जो कि ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देती है। जैसे ही ब्लड वेसल ब्लॉक होंगी तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट में और इंजर्ड एरिया तक या इंजरी तक नॉर्मली ना ब्लड सप्लाई पहुंचेगी कम्प्लीटली, उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, डब्ल्यूबीसीज नहीं पहुंचेगी, तो अल्टीमेटली सेल डेब्रीज क्लियर नहीं आएंगी और वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। दो चीज़ें हो गई, वन वाज मेटाबॉलिक स्टेट, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होगी, बिल्कुल एक्जैक्टली रहा बेटा। तीसरी कंडीशन बेटा सर्कुलेटरी स्टेटस हो सकता है। सर्कुलेटरी स्टेटस के अंदर बेटा इनएडिक्वेट सप्लाई हो सकती है, दैट विल आल्सो इम्पेयर्स वुंड हीलिंग। अब इनएडिक्वेट सप्लाई किन कंडीशन के अंदर हो सकती है? लाइक वो पेशेंट्स जिसकी इंजरी हुई है सफरिंग फ्रॉम लो ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर लो होएगा, ये शॉक की कंडीशन में होएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में होएगा, तो अल्टीमेटली दैट विल रिड्यूस। जस्ट सेकंड्स में लैपटॉप को चार्जर लगा लूँ। ओके, बात कर रहे थे सर्कुलेटरी स्टेटस की। आपको समझ आ रही होगी होप सो, ये हमें बोर्ड पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो बिन बताए भी आपको पता होता है। ओके, तो बात कर रहे थे सर्कुलेटरी स्टेटस की। तो पहली कंडीशन ये है कि वो पेशेंट्स दैट सफरिंग फ्रॉम लो ब्लड प्रेशर, वेनस थ्रोम्बोसिस बिल्कुल बेटा हो सकता है, वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, आर्टेरियल ओक्लूजन हो सकती है, इंस्टेड ऑफ दैट अनीमिया हो सकता है, जिसके अंदर अनीमिया में क्या होता है बेटा, अनीमिया में क्या होता है, अनीमिया में एचबी का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो लो होना शुरू हो जाती हैं, या इम्यूनोग्लोबुलेंस की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है, तो अल्टीमेटली वो भी वुंड हीलिंग को डिले कर रही होती है।
इसके अलावा हम बात कर रहे थे सर्कुलेटरी स्टेटस की। हाँ, तो ब्लड की डेफिशिएंसी हो सकती है, लाइक अनीमिया हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी वजह से पीएलटी का लेवल कम हो चुका है तो जो ब्लीडिंग डायथेसिस है वो इंक्रीज हो जाएगा, जगह जगह से ब्लीड होना शुरू हो जाएगा। जब जगह जगह से ब्लीड होएगा तो अल्टीमेटली एट द एंड जो ब्लड सप्लाई खून को चाहिए होती है वो नॉर्मली वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तो ब्लीडिंग डायथेसिस इंक्रीज हो चुकी होती है। इसके अलावा सर्टेन हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होने के रिजल्ट में लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं दैट आर एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर्स, और इसके अलावा ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर रहे होते हैं। अगर हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं तो देयर इफेक्ट इज पीएलटी प्लेटलेट, बेटा प्लेटलेट, पीएलटी प्लेटलेट, कि अगर प्लेटलेट रिड्यूस हो चुके हैं तो अल्टीमेटली जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है दैट विल बी इंक्रीज्ड। कहीं पे छोटा सा जख्म हुआ है, कहीं पे आपने टैप किया है तो आर्टरी रैप्चर हो सकती है, ब्लड वेसल रैप्चर हो सकती है और उसका वूंड हीलिंग डिले हो सकता है। इसलिए वो पेशेंट्स जो कि पीएलटी कम के साथ आ रहे होते हैं, आप उनको बड़ी प्रिकॉशनली पिक कर रहे होते हैं क्योंकि इसकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। ठीक है, हार्मोन्स की बात कर रहे थे, लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ये इन्फ्लेमेटरी कोई प्रॉब्लम, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं बेसिकली, सॉरी। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को सप्रेस कर रहे होते हैं। अब जैसे ही इन्फ्लेमेशन सप्रेस होएगी तो जो नॉर्मली वुंड हीलिंग है दैट विल बी डिलेड। अगर किसी वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होना शुरू हो गई हैं, लाइक कॉर्टिसोल्स है, प्रेडनिसोन है, प्रेडनिसोलान है, दीज आर एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर। इसके अलावा कोलेजन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं, ये इनहिबिट कर देती हैं। तो अगर कोलेजन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है तो जो इंजर्ड साइट्स होती हैं वहाँ पे जो कोलेजन है एडहियन का काम कर रहा होता है, तो अल्टीमेटली जो दोनों सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ एडहियन नहीं होगी। ओके, प्रोथ्रोम्बन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, वुंड हीलिंग में भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा बेटा बॉडी का जो टेम्परेचर है, लाइक किसी भी डैमेज टिश्यू के अंदर, डैमेज टिश्यू से इंटरल्यूकन 1 रिलीज हो रहा होता है, इंटरल्यूकन 6 रिलीज हो रहा होता है, ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर्स रिलीज हो रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बॉडी के जाके थर्मास्टेट को चेंज कर देते हैं। जैसे ही बॉडी का जाके थर्मास्टेट चेंज होएगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि अगेन वुंड हीलिंग डिले हो सकती है, लेकिन दैट इज ए फेवरेबल कंडीशन फॉर द वुंड हीलिंग। इसके अलावा वो एरिया, अगर कोई पेशेंट्स या कोई भी वो पर्सन दैट इज इंजर्ड अगर सवेयर कूल वेदर के अंदर रह रहा है तो देयर विल बी अ फ्रोस्ट बाइट, कि उसकी जो पेरीफ्रीज होती हैं या जो इंजर्ड एरिया होता है अगर कूल रह रहा है तो वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। ओके, तो ये थे कुछ सिस्टेमिक फैक्टर्स जो कि हमने डिस्कस किए हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है जैसे टेम्परेचर से, हमारा बेटा बैक्टीरियल ग्रोथ डेफिनेटली स्टार्ट हो सकती है। टेम्परेचर अगर बेटा रिड्यूस हुआ है, कम है टेम्परेचर, कहीं पे ज़ख्म हो चुका है तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते रहेंगे, लेकिन उस एरिया तक ब्लड सप्लाई अल्टीमेटली कम होएगी। अनीमिया भी सर बेटा बिल्कुल अनीमिया एक कंडीशन है जो कि हमने डिस्कस की है, वो भी वुंड हीलिंग को इम्पेयर कर सकती है। ओके बेटा, बैटरी मेरी लैपटॉप की रह गई है 20% और लाइट जा चुकी है, तो वी हैव 18 मिनट्स। अगर उससे पहले लैपटॉप सेविंग मोड के ऊपर मैंने कर दिया है, अगर पहले बंद हो जाता है तो उसके लिए रियली सॉरी, और इंशाल्लाह 12 PM लाइट आ जाएगी और हम 12 PM कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, अगेन आपको बता रहा हूँ कि मेरे लैपटॉप की बैटरी ओनली रिमेनिंग 20% एंड लाइट फिनिश्ड, लाइट चली गई है। जल्दी जल्दी बेटा, मैं तो कहते हैं तो स्लाइड रीड कर देता हूँ। ओके, लोकल फैक्टर्स के ऊपर आ जाते हैं बेटा। लोकल फैक्टर्स में पहली जो चीज़ है कि इन्फेक्शन होने के चांस, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डिले इज हीलिंग।
छुट्टी छुट्टी नहीं बेटा, लाइट 12 PM वापस आ जाएगी इंशाल्लाह। एंड मैं चार्जिंग पे लगा के, हम मैक्सिमम अगर डिले होंगे तो 5 PM तक इंशाल्लाह ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ऑफ डिले इज हीलिंग दिस इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन कैसे हो सकता है कि हो सकता है कोई फॉरेन बॉडी थी, फॉरेन पार्टिकल था, वो उस एरिया के अंदर रह गया है। ये जो इंजरी है वो परसिस्टेंट रिपीटेडली इंजरी होती जा रही है। एक दफ़ा इंजरी हुई कंसिस्टेंटली, जो उसका स्टिमुलस है वो उसको ट्रिगर कर रहा है, तो अभी इन्फेक्शन को लीड करेगा। इसके अलावा सर्टेन मैकेनिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, सच एज अर्ली मोशन ऑफ दी वुंड, के अभी वुंड कम्प्लीटली हील्ड आउट नहीं हुआ था और पेशेंट ने मूव करना शुरू कर दिया है। इंस्टेड ऑफ दैट कैन डिले हीलिंग बाई कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। पेशेंट बेड रिटर्न हो चुका है तो उसका प्रेशर उनकी ब्लड वेसल्स के ऊपर पड़ रहा है, तो दैट विल आल्सो लीड टू डिलेड वुंड हीलिंग। ये सेपरेशन ऑफ एजेस ऑफ द वुंड। अच्छा, सेपरेशन ऑफ एजेस ऑफ द वुंड को कहा जाता है डाइसेंस। डाइसेंस DEHISCENCE। कि जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बेटा बिल्कुल हो सकता है। ओके, तो अगर किसी वजह से जो एजेस ऑफ द वुंड है वो सेपरेट हो गई हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है डाइसेंस, DEHISCENCE। तो डाइसेंस हो सकती है मैकेनिकल फैक्टर्स की वजह से, उसने जोर लगाया और जो उसका जख्म था वो खुल गया, सिंपल उर्दू, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसके अलावा फॉरेन बॉडीज़ हो सकती हैं। फॉरेन बॉडीज़ क्या करती हैं, दैट विल आल्सो इम्पेयर वुंड हीलिंग। साइज, लोकेशन एंड टाइप ऑफ द वुंड के ऊपर डिपेंड करता है। एंड वुंड्स इन रिचली वेस्कुलराइज्ड एरिया सच एज फेस heal faster than those in poorly vascularized area such as foot। वो एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, अगर उस एरिया के अंदर इंजरी हुई है तो दैट विल बी हील्ड आउट अर्ली, ठीक है। इसके अलावा सर्टेन अदर कंडीशंस होती हैं। पेशेंट्स अगर वुंड हीलिंग के साथ है, वुंड के साथ है तो वो जा रहा है फॉर एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए जा रहा है या एक्सरे के लिए जा रहा है, तो वो भी वुंड हीलिंग को डिले कर सकती हैं। इंस्टेड ऑफ दैट अगर उस पेशेंट्स के इंजरी साइट के ऊपर एडीमा बन रहा है तो वो भी वुंड हीलिंग को डिले कर देती हैं, या वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रही है तो वो भी वुंड हीलिंग को डिले कर देती हैं। इसके अलावा ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड सप्लाई अगर कंप्रोमाइज़ हो गई है, इधर वेनस ब्लॉकेज हो गई है, इधर वेरिकोज वेन होना शुरू हो गई हैं, या वेन्स की कंप्रेशन होना शुरू हो गई है, तो वो भी लीड कर रही होती है डिले वुंड हीलिंग को। ओके, तो अभी दैट्स एनफ अभी तक। और नेक्स्ट जैसे ही लाइट आती है बेटा तो इंशाल्लाह हम 12 PM, क्योंकि लैपटॉप बंद हो जाएगा, उसके बाद हम से ये सिलेक्टेड क्लिनिकल एग्जांपल ऑफ टिश्यू रिपेयर एंड फिब्रोसिस, ठीक है। वुंड हीलिंग के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि प्राइमरी वुंड हीलिंग कैसे होती है और सेकेंडरी वुंड हीलिंग कैसे होती है, और ये दो चीज़ें डिस्कस करने के बाद फिर छुट्टी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं वुंड हीलिंग को। लेकिन आप लोगों के पास अगर बुक हैं, नहीं तो नेट है, तो आपने गूगल से वुंड हीलिंग बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटेंशन ये देख लें इतनी देर में ना, और फैक्टर्स को आप रिवाइज कर लें कि सिस्टेमिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, लोकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। ये इसके अलावा बेटा अगर इंजरी हुई है लोकल फैक्टर्स के अंदर तो उस एरिया से जो टिश्यू है, नेक्रोटिक एरिया से जो नेक्रोटिक टिश्यू है वो रिमूव नहीं हुई तो भी वुंड हीलिंग को डिले करती है। ओके, healing of the skin wound, this is process that involves both epithelial regeneration and formation of connective tissues, that is scar formation। प्रोटीलिटिक एग्जाम्पल ठीक है। ये हम प्राइमरी और सेकेंडरी टेंशन नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं, ठीक है। ओके, बी हैप्पी। बीनिश ने बड़े अरसे बाद क्लास अटेंड किए हैं। बीनिश, ओके बेटा, विल बी बैक एट 12
PM लाइट आ जाती है, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू।